हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते रहे होंगे। और आपने पुराने लेक्चर पढ़ लिए होंगे, रिवीजन भी अच्छे से कर लिया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या? आज का हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मतलब हमारा जो लास्ट फंडामेंटल राइट है हम उसको आज पढ़ने वाले हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? तो भैया ये मेंशन है आपके अनुच्छेद 32 में, है ना। इसमें आर्टिकल 32 में, इसमें मेंशन है आर्टिकल 32 में ये मेंशन है। क्लियर है कहानी? चलिए ठीक, अब देखेंगे इसमें क्या क्या बात है। एक आर्टिकल 32 ही अकेला नहीं है, इसमें क्या क्या बातें हैं, उपचारों के अधिकार में बात क्या कही गई है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें हम इसमें पूरे समझने वाले हैं। क्लियर है? चलो, क्या है तो भाई, सबसे पहले क्विक फैक्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है, मुख्य बिंदु क्या है। देखो, द्वारा भी समाप्त नहीं किया जाता। हाँ, द्वारा इसमें कट गया है भैया, ये यहाँ पे होना चाहिए था संवैधानिक, नहीं नहीं संवैधानिक नहीं, सॉरी। इसमें होगा आपके संविधान संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? संविधान संशोधन द्वारा भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकता, इतना पॉइंट कट गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने लिख दिया उसमें कि संविधान संशोधन द्वारा भी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। उद्देश्य क्या है इस पाठ का, मतलब इसका उद्देश्य क्या है भाई, इस जो पढ़ रहे हैं। तो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करवाना, इस फंडामेंटल राइट का मतलब इस जो आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उद्देश्य है। इसके बिना अन्य मौलिक अधिकार जो है अर्थहीन हो जाते हैं। को लागू करवाना भाई, है ना, फंडामेंटल राइट को लागू करवाना इसका मेन उद्देश्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने, ठीक है, अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने इसको क्या कहा है? उन्होंने कहा है संविधान की आत्मा और उसका हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान, इस फंडामेंटल राइट को कही है, मौलिक अधिकार को कही है, तो बोलोगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कभी कभी ये अधिकार ना पूछ के आर्टिकल पूछ लेता है, तो आर्टिकल 30। क्लियर है? अब क्यों कहा है, क्या कहा है, किस लिए कहा है, इस चीज को समझेंगे, समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही है। ठीक है, अब देखो इसका मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 32 जो है संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसे संसद द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे संसद द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता, संवैधानिक संशोधन द्वारा भी नहीं समाप्त कर सकते, ना ही इसे संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। बेसिक, STRUCTURE, स्ट्रक्चर का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट की मैंने बात कही थी। कौन से केशवानंद 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 भारती और जो केस था, कौन आया था केशव भारती वाला केस में, जो आपका था 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती वाला जो केस आया था, उसमें ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही थी। क्लियर है? याद रखिएगा, है ना। मैंने आपको क्या क्या बताया, इसे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। उद्देश्य क्या है? भाग 3 में जो भी मौलिक अधिकार दिए हैं उसको लागू कराना। दूसरा, इसके बिना ये जो मौलिक अधिकार है अर्थहीन है। भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है इसे? हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसका ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि भाई इसको संसद द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, क्लियर? आगे आर्टिकल 32 के 4 प्रमुख प्रावधान है क्या? ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या बातें हैं, अभी हम आ रहे हैं एक एक चीज पे।
ठीक है, एक एक करके सारी चीज समझते चल रहे हैं। 32(1) में क्या कहा है? 32(1) में कहा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, जो मैंने आपको बता चुका हूं कि आप फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल का सहारा लेके जाओगे? तो आर्टिकल 32 सब क्लॉज 1 का सहारा लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का, किसी व्यक्ति मतलब कोई भी नागरिक का, भारतीय नागरिक का अगर मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ है या व्यक्ति का उल्लंघन हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, हाई कोर्ट में भी जा सकता है। क्लियर? 32(2) क्या कहता है कि रिट जारी करने की शक्ति, भाई रिट जारी करने की शक्ति क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, 32(2) में कहा है ये वाली बात। ठीक है, अब आप बोलोगे हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट भैया 226 पे बात करता है। आर्टिकल 226 के तहत आप रिट जारी कर सकते हो, वो हाई कोर्ट वाला। अभी हम 32 आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। 31 वन में 32(1) में क्या कहा है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। कैसे जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर सकता है, कौन से आर्टिकल? 32(2) से। ठीक है, देखो एग्जाम थोड़ा सा आजकल होते जा रहे हैं थोड़े टफ, वो हो सकता है अंदर की चीजें पूछ लें कि भाई उन्होंने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का अधिकार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर है, इनमें से कौन से आर्टिकल के थ्रू? आपको बोलेगा याद रहे 32 तो है, लेकिन अगर मान लो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि 32(1), 32(2), 32(3), 33(4), अब हो गए कंफ्यूज, इतने तो चारों ही जैसे दिख रहे हैं, क्या करें? तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, 32(2) देखो बहुत सारे सब क्लॉज हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इसका मतलब नहीं कि हम सारे को हमको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमको उनको देखना है, समझ से चलना है। 32(1) की अगर बात करें, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। 32(2) की बात करें, रिट जारी करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को देकर रखी है। 32(3) में अगर हम बात करें, संसद की शक्ति है कि संसद कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, वर्तमान में लेकिन केवल एससी और हाईकोर्ट के पास है। ठीक है, 32(3) में कहा है कि संसद जो है वो क्या कर सकती है? कानून बना लिया, भाई अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के पास है, लेकिन संसद का मूड है यार, संसद की सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट को ही क्यों, और भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सेशन कोर्ट होती है, सॉरी जो हमारी सबॉर्डिनेट कोर्ट होती है, उनको भी दे दिया जाए। ऐसा हो सकता है, संसद कर सकती है। ठीक है, संसद अगर कानून बनाएगी तो ऐसा दे सकती है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, 34(4) में क्या कहा है? निलंबन, सस्पेंशन की बात कही है कि आपातकाल के अलावा इस अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया सकता। ठीक है, अगर इमरजेंसी लगी है तो इस फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर है। मैं एक आपको छोटा सा रिवीजन करा देता हूं। क्या कहा था भाई? आर्टिकल 32 से हम बात कर रहे हैं, क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्लियर? ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? ये कहा है कि इसे संविधान की, एक सेकंड में पेन थोड़ा सा, संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। हृदय कहा है ना? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ठीक है, क्या इसे संसद खत्म कर सकती है? नहीं, संसद इसे नहीं खत्म कर सकती। ठीक है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, का भाग है? हाँ तो बोलोगे हाँ है। ठीक है, रोशन भारती वाले मामले में कहा था। फिर उसके बाद में हमने क्या रहेगा, उसके बाद में हमने ये सारी चीज देखी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, रिट जाने का, शक्ति संवैधान, संसद की शक्ति, सस्पेंशन, ये सारा मामला हमने देखा। ठीक है, उसके पहले हमने सारी ये वाली बातें देखी थी। ठीक है, देखो वो भी लिख देता हूँ मैं आपको, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है तो। 32(1) में क्या कहा है? 32(2) में क्या कहा है? 32(3) में क्या कहा है? 32(4) में क्या कहा है?
ठीक। 32(1) में क्या कहा है? 32(1) में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो वो सॉरी जो आपका फंडामेंटल राइट है ये वाला, सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने का अधिकार है, ध्यान रखना है ना। ये क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार कब है? जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। ठीक है। 32 में क्या कहा है? रिट। रिट जारी करने की शक्ति किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है। 33(3) में क्या कहा है? 33(3) में कहा है कि संसद जो है कानून बना के किसको दे सकती है? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है, करने की शक्ति दे सकती है ना। ठीक है। कानून बनाकर रिट क्या होता है समझाऊंगा अभी, है ना? ठीक है, कितनी रिट है वो सब चीजें पढ़ेंगे अभी। आर्टिकल 34 में क्या कहा है? निलंबन की बात कही। निलंबन कर सकते हैं बस कब? जब आपातकाल, अदरवाइज नो। ठीक है, क्लियर? ये वाली बातें ध्यान रखिएगा। ठीक। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। कितनी रिटें हैं भाई? 5 रिटें हैं। कौन कौन सी रिटें हैं? 5। रिट का नाम क्या है? रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? कब जारी की गई? किसके खिलाफ जारी की गई? बहुत बढ़िया आ गया। तो रिट जारी करने 5 प्रकार की रिट जारी की गई हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी रिट है? पहली रिट है आपकी हेबियस कॉर्पस रिट। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस भैया क्या कहती है ना? हेबियस कॉर्पस। ठीक है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी ऑफ, सशरीर प्रस्तुत करो। मैं सब समझाऊंगा आपको अभी, है ना। कब जारी की जा सकती है? गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की सकती है। सार्वजनिक और निजी दोनों के खिलाफ है। यदि हिरासत किसके खिलाफ जारी हो सकती है? यदि हिरासत कानून के तहत हो या न्यायालय की अवमानना का मामला हो। अब देखो क्या है, कहानी क्या है। बंदी, बंदी मतलब तुम्हारी वो वाली बंदी, बंदी नहीं है ना, वो वाली बंदी नहीं, वो तो वो जो बंदा, वो वाली बंदी हो रही तुम्हारा मामला। बोले कि बंदा बंदी चलते हैं जो निब्बा निब्बी, वो वाला मामला नहीं है ये। बंदी मतलब कोई भी जिसको अरेस्ट किया उसकी बात कर रहे हैं ना, जो भी को अरेस्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने, प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष रूप से सामने प्रेजेंट करना है, पूरी फुल बॉडी उसको प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई उसको बोला लेके आ गए यार ऐसी, भाई उस बिना मतलब उसका बयान कर दिया सामने बिना उसके प्रेजेंट के। नहीं, अगर कोर्ट में प्रेजेंट करना है उसको, तो उसको सशरीर प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स। ठीक है, याद करो पढ़ा था हमने। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट किए गए किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी ने अरेस्ट किया है और उसको अरेस्ट कर लिया है, यात्रा का समय काउंट नहीं करते हैं लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय किसके सामने उसको प्रेजेंट करना है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो क्या होगा? वो इस अधिकार का, आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रही है। तो ये जो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट किया है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? हेबियस कॉर्पस लगा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगा सकता है। क्लियर? क्योंकि उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि हो सकता है भाई 24 घंटे का समय, हाँ 24 घंटे के बाद में विद परमिशन अगर न्यायालय अगर देती है तो बाद में उसको पुलिस कस्टडी में और रखा जा सकता है, लेकिन पहले 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा जो व्यक्ति ने क्राइम किया। ठीक है। गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए, मान लो किसी को बिना किसी कारण के इलीगल तरीके से गिरफ्तार कर लिया, तो उसके राइट्स को बचाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है कि 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट करेंगे। पूछेंगे ना, जब पूछेगा जज साहब पूछेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों, क्या किया? क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं है, किसने लेके आ गए बिना कारण के। गैर कानूनी रूप से व्यक्ति को मतलब रिहा करने के लिए वाला किया गया, और सार्वजनिक और निजी दोनों के लिए लागू होता है। ठीक।
यदि हिरासत कानून के तहत हो या न्यायालय की अवमानना का मामला हो तो उसके खिलाफ ही जारी हो सकती है। क्लियर? बंद समझ में आया? बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो सशरीर व्यक्ति को प्रेजेंट करना है विद इन 24 आवर, जिसने अगर कोई जुर्म किया है, पुलिस ने उसको पकड़ा है, तो 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी न्यायालय के सामने, जो भी न्यायालय पास में है उसमें उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ये उसका राइट, ये काफी मतलब यूज होने वाला, ये आपकी बात करें कि ये फंडामेंटल राइट से भाई हिट है ये वाली। ठीक है, बहुत न्यूज में रहती है ये वाली राइट्स। ठीक है, क्लियर? इसके ऊपर किसी न्यायमूर्ति ने एक किताब भी लिखी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर कोई न्यायमूर्ति है, उनने थे जो उनने मतलब है, मतलब न्यायमूर्ति हैं, उन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक उसके ऊपर वो भी लिखी है, बुक लिखी है इसके ऊपर। तो आप मुझे बताइएगा, उनका नाम बताइएगा और बुक का नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए 2 मिनट आप पढ़िए, जब तक मैं 2 मिनट बस पानी पी लूँ, हमें आगे का पढ़ाता हूँ। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, अब अगला है मैंडमस, परमादेश। परमादेश क्या होता है भाई? परम आदेश, मैंडमस। ठीक है, मैंडमस, अगली रेट का नाम मैंडमस। इसका मतलब क्या होता है? वी कमांड, हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ही कर रही है ये, मतलब मामला है ना सुप्रीम कोर्ट में, अभी आर्टिकल 32 में तो वही बात कर रहे हैं। हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कब जारी की जा सकती है? किसी सार्वजनिक अधिकारी, निचली अदालत या सरकार को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करना। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जो है अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, वो उसको जो काम दिया गया है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको आदेश देने का काम है कि भाई आपको आपके कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, आपको आपका काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आदेश जारी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई सरकारी अधिकारी है, अगर वो काम नहीं कर रहा है, और भी है क्या? हम्म, अगर कोई सरकारी अधिकारी है और वो ठीक से उसका जो काम दिया गया है, अगर वो नहीं कर रहा है, जो सौंपा गया है कर्तव्य नहीं कर रहा है, उसे करने से मना कर रहा है, तो आप जो भी व्यक्ति है उसके साथ ये हो रहा है, वो मैंडमस, परमादेश थ्रू क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकता है कि भैया फलाना मेरा काम है, ये मेरा काम जो है इनके दायरे में आता है लेकिन ये कर नहीं रहे। ठीक है, तो कृपया कर मेरी सुनवाई करें। तो ये परमादेश मतलब लगा सकते हैं, रेट लगा के ये वाला आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, किसी भी सार्वजनिक अधिकारी के लगा सकते हैं, निचली अदालत सरकार को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन किसके लिए नहीं लगा सकते? तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल या किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ ये वाला कानून लागू, मतलब ये रेट लागू नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रतिषेध क्या बोलता है? प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन, रोकना, है ना? प्रोहिबिट करना मतलब रोकना। ठीक है, क्या रोकना? उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना के लिए ये लगाया जाता है। जैसे मान लो कोई अपर कोर्ट है, अपर कोर्ट है ना? अगर अपर कोर्ट है, वो लोअर कोर्ट को, मतलब जो वरिष्ठ कोर्ट है वो अधीनस्थ कोर्ट को क्या कर सकती है? एक, अगर वो उनको लग रहा है कि यार ये अपनी दायरे से बाहर निकल के काम कर रहा है, जो उसको जितनी इसके क्षेत्र है, जिसको इतना काम करना चाहिए, जिसके पावर में आ रहा है, उससे बाहर निकल के अगर ये काम कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है? उसका जो अपर कोर्ट है वो क्या करेगी? इसको काम करने से रोक सकती है। क्लियर है? उसको काम करने से रोका जा सकता है। क्लियर है? ठीक, अपर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी की जाती है। कभी भी लोअर कोर्ट जो है वो अपर कोर्ट को जारी नहीं करेगी, है ना? ये हमेशा अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट की तरफ ही जारी होगा। लोअर कोर्ट का दायरा मान लो कुछ सीमित है, तो वो उसके बाहर निकल के, बियॉन्ड निकल के भी अगर वो डिसीजन दे रहे हैं, तो वो अपर कोर्ट में लगा सकते हैं कि भैया इनका ये दायरा नहीं था फिर भी डिसीजन दे दिया, तो वो काम करने से रोक सकते हैं। डिसीजन नहीं दिया मतलब रोक दिया, काम काम कर रहे हैं, अभी डिसीजन नहीं आया है, काम कर रहे हैं कि भाई वो सुन रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं आपके दायरे में नहीं आता, आप इस पे इसको केस नहीं सुन सकते, हमारे पास भेजिए, तो अपर कोर्ट अपने पास बुला सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों, विधायी निकायों या निजी व्यक्तियों के खिलाफ ही जारी हो सकती है।
ऑपरेशन की बात करें, सेम सर्टेनिटी की अगर बात करें, सर्टेनिटी क्या बोलती है, ये सेम है, पूर्णतया सूचित करना, इसका मतलब ये होता है। इसका ये है कि निचली अदालत में लंबित पड़े मामलों को ऊपर की अदालतों में भेजने या उसके फैसले को रद्द करने के लिए, ठीक है, लंबित पड़े, निचले अदालत में लंबित पड़ा मामला है पर भेजना, मतलब यहां पर ये था कि यहां पर चल रहा था और यहां पे क्या हो गया कि फैसला हो गया है, उसके बाद अपने पास बुलाया है। जैसे मान लो सबॉर्डिनेट कोर्ट ने क्या करा, सबॉर्डिनेट कोर्ट में मैं लोअर कोर्ट लिखता हूँ, लोअर कोर्ट ने जो काम किया है कि अगर कोई डिसीजन दे दिया तो उसके कोर्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, है ना, हाई कोर्ट के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो ये अगर इन्हें डिसीजन दे दिया उसके दायरे में नहीं था और उसने डिसीजन दे दिया तो वो रद्द कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला मामला आएगा। ठीक, चलिए, क्यों वारंट क्या होता है, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा ये होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, किस अधिकार से है, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद को अपनाने से रोकना। अधिकार परीक्षा बहुत अच्छी भैया, एक ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा क्या बोल रहा है, अधिकार परीक्षा बोलता है कि कोई व्यक्ति ने मान लो कोई अगर गवर्नमेंट नौकरी या कुछ भी जो सार्वजनिक पद है उसको क्या किया है, अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से दिया लिया, तो उसके खिलाफ लगा सकते हैं कि भाई कैसे ले लिया, ये इसके हानि, उनके लिए लगा दिया, ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा ये वाला मामला, ठीक, भाई समझ बात, किसके खिलाफ लगा सकते हो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे अगर अभी भी आज के समय में बहुत सारा मामला चल रहा है कि फर्जी बड़ा बहुत निकल रहा है, तो भाई वो उस चीज के लायक नहीं, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ने कहीं पर ग्रेजुएशन मांगा है और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है ही नहीं उसके पास में, कंप्लीट क्या है ही नहीं, और उसने क्या करा कि फॉर्म भर दिया, मान लो किसी तरीके से साठ घाट करके पोस्ट ले ली, और फिर बाद में किसी को पता लगा कि यार ऐसा ऐसा मामला है तो क्यों वारंट लगाया, तो इसकी नौकरी जा सकती है, इवन इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो अवैध रूप से अगर किसी ने सार्वजनिक पद अगर ले लिया है जो उसके आ, नहीं था, उसके क्वालिफिकेशन नहीं थी उसके पास, तो फिर भी उसको हथियार, उसको हथियाने से रोकना, उसको लेने से इसको रोकने वाली बात आती है, तो अधिकार पश्चात क्यों वारंट इसकी बात होता है। आई होप आपको तीनों पांचों डेटें क्लियर हो गई होंगी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट करना कोर्ट के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस हिरासत से उसको लेके जाना, ठीक है, उसके बाद परमादेश, ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी है अगर वो काम नहीं कर रहा है, सरकारी बंदा है जो सरकारी पद पर है, सार्वजनिक पद पर काम नहीं कर रहा, उसको जो कर्तव्य है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा दोगे तो वो आदेश जारी कर सकते हैं कि भैया करना पड़ेगा, तुम्हारा ये कर्तव्य है, ठीक है, मजबूर करना उसको, ठीक, फिर प्रतिषेध, मतलब कोई अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए आदेश जारी कर सकती है कि तुम्हारे दायरे में नहीं है ये, हमको भेजो, ठीक है, तुम कैसे इसको सुन रहे हो, फिर उत्प्रेषण, डिसीजन दे दिया उसको रद्द करने का वाला, अगर उसके दायरे में नहीं था रद्द करने वाला मामला हो जाएगा। अधिकार परीक्षा, अवैध रूप से किसी ने सार्वजनिक पद ले लिया है तो उसके खिलाफ ये पद, ये वाला जारी हो सकता है, उसको अवैध रूप से किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पाने से रोकने के लिए ये वाला रिट होती है। 5 रिट है भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। क्लियर, एनी डाउट, नो डाउट। अगला, अब देखो परीक्षा के लिए विशेष एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, अंतर क्या है, आर्टिकल 32 बनाम आर्टिकल 226, मैंने भी आपसे कहा कि 32 में रिट जो है आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत कहाँ पे, हाई कोर्ट में, सेम वही कहा है जो इसमें मैंने लिखा है कि आर्टिकल 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन 226 के हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और लिखा है, देखो, आप सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए क्या कर सकते हो, डायरेक्ट जा सकते हो, लेकिन रिट लगाना, रिट डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट के अलावा भी अन्य कोई कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकती है हाई कोर्ट, मतलब किसका दायरा बड़ा है, तो इसमें दायरा हाई कोर्ट का बड़ा है, ठीक है, लेकिन संसद जो है वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा भी बढ़ा सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिलहाल अभी अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट का दायरा बड़ा है क्योंकि फंडामेंटल राइट के अलावा वो अदर मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। क्षेत्रीय सीमा, सुप्रीम कोर्ट पूरी भारत सरकार या नागरिकों के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट केवल अपनी राज्य सीमा के भीतर, एमपी है अगर है तो एमपी की हाई कोर्ट है तो एमपी के दायरे में जो आ रहा है वो, ठीक है, यूपी वाले के लिए नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे
एमपी की हाई कोर्ट है, एमपी के जो डोमिसाइल्स है उनके लिए, और यूपी की अगर बात करेंगे तो फिर यूपी के लिए अलग यूपी का जो हाई कोर्ट है वो करेगा। ठीक है, क्लियर। अनिवार्यता, अनुच्छेद 32 खुद एक मौलिक अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने से कभी मना नहीं कर सकता। और 226 संवैधानिक अधिकार है, रिट जारी करना हाई कोर्ट का विवेकाधीन अधिकार है। ठीक है, देखो टू फंडामेंटल राइट में है तो सुप्रीम कोर्ट को करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात कर रहे हो तो ये संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ राइट है। संवैधानिक अधिकार क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, फंडामेंटल राइट क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ऐड है उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। संवैधानिक अगर मैं बोलूं तो लीगल राइट आपका, संवैधानिक अधिकार भी आपका जो है वो कौन सा, क्या नाम है, 300A है, और ये 226 संवैधानिक अधिकार है। तो यहाँ पर रिट जारी करना या ना करना डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधिकार अधिकार है हाईकोर्ट का, यहाँ पे वो जारी भी कर सकती है नहीं भी कर सकती है। कि सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो करेगी ही करेगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट में उल्लंघन हुआ है, और उससे रिलेटेड ही 30 का 32 जो है वो पार्ट है फंडामेंटल राइट का। दैट्स व्हाई। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आपको, सारी बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने आर्टिकल 32 देख लिया। आर्टिकल 32 में क्या देगा, आर्टिकल 32 में हमने देखा कि भाई संविधान, जो संविधान की आत्मा है और हृदय किसने का किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 को। ये बात किसने कही है, ये कही है तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कही है। ठीक है, उसके बाद में संसद जो फिर आर्टिकल 31, 32, 32 1, 32 2, 32 3, 33 और 32 4, ये किसने, ये कौन कौन से कहते हैं। तो एक में सबसे पहले में क्या कहा था कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरा कह दिया रिट जारी करने का, तीसरा कह दिया संसद जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी दे सकती है कानून बना के, और फोर्थ में कह दिया निलंबन वाली बात। ठीक है, आपातकाल के अलावा। फिर उसके बाद में 5 रिट पढ़ ली हमने, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्मादेश, फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रत्याशा, फिर उसके बाद में लास्ट में आपको मैंने ये वाली चीज बता दी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप कोई अगर हो तो कमेंट करिएगा। दूसरा, अभी हम बस हमारा लास्ट अब लेक्चर रह जाएगा जिसमें हम इस आर्टिकल 32 के हम कुछ एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे, और साथ ही साथ हम आर्टिकल 33, 34, 35 को भी समझ लेंगे, ताकि हमारे फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर 3 है पूरा सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर आपको अ, हमसे अगर आगे पढ़ना है, और भी चीजें जानना है कि फ्रंट पॉलिटी पूरा पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं अगर करना है, तो हमारे ऐप आप लॉगिन करके बहुत कम रेट में आप उसको चीजों को लॉगिन करके आप चीजें लाइव क्लासेस या रिकॉर्डेड क्लास आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अगले लेक्चर में ये चीजें बताता हूँ कि कैसे आपको लॉगिन करना है, कैसे आपको ऐप पे जाना है, ताकि आप वहां से कोर्स परचेस करके आप वहां से ले सकें और आगे की चीजों को पढ़ सकें। आई होप आपको ये चीज जो मैंने पढ़ाई है अभी तक समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर, लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट का लास्ट सेगमेंट है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।